अब हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटमी साख्त जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। सना अरशद ने का जो असाइनमेंट दिया तो उसमें 13, 11 बताइए। ओके, सो लेट मी चेक इट फर्स्ट। मैं चेक भी कर लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ सबमिट कराया था ये असाइनमेंट। ओके, सो देयर आर ओनली 3 रिस्पॉन्सेस। 3 ही स्टूडेंट ने सबमिट करवाया, इनमें से एक हैं मुइस कमर, सना और अनिकुल हसन। बस ये 3 ने ही जमा कराया, बाकी सब भी कर दिया करें। 15 सवाल तो थे। अच्छा, क्वेश्चन चेक करते हैं। 13, 11, 13। क्वेश्चन 11 है इसमें कि द सिस्टम इन विच 2 आउट ऑफ 3 एक्सेस आर इक्वल। तो वो कौन सा होता है इसमें जिसमें 2 एक्सेस इक्वल होते 3 में से। अब क्यूबिकल में देखें ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ठीक है, तो सी टोर एच एम टी ना, सी टी ओ। ठीक है, तो हमें पता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू। तो ऑर्थोरोम्बिक में तो तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी कट गया आपका। तो बच गया अब यहाँ पर ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। तो ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। अब सी टोर एच एम टी, तो यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक को हम ट्राइगोनल ही कहते हैं, एक ही चीज है ये दोनों। तो बच गया हेक्सागोनल। तो उसमें क्या होता है कि दो साइड्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये होता है हेक्सागोनल में। ठीक है, तो 3 में से 2 एक्सिस जो है वो इक्वल होता है। अब इसके बाद 13 है द क्रिस्टल सिस्टम इन डायमंड इज। तो टेट्रागोनल नहीं, टेट्रागोनल जो है वो सी टी ओ आर में से जो टी होता है ना, दैट इज टेट्रागोनल। और सी टी ओ ओथ है ऑर्थोरोम्बिकल। ऑर्थोरोम्बिकल को ही हम ट्राइगोनल कहते हैं। अच्छा, सी टी ओ है ना, तो क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिकल। और ऑर्थोरोम्बिकल का दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल। सही है। अच्छा, डायमंड में सिस्टम कौन सा होता है? तो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि 4 जो सिंपल के 4 जो कार्बन एटम्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गए आपके जो मसले थे, इसमें क्लियर हो गए ये। अब इसके अंदर मैं बता रहा था आपको, चैप्टर नंबर 3 में हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 3 में हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेल्टन एटॉमिक मॉडल पहले जो आया, उसके बाद थॉमसन प्लन पुडिंग मॉडल आया, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया, उसके बाद बोहर का मॉडल आया जो कि आपके पास था, लाइक सोलर सिस्टम मॉडल, जिसको हम क्या कहते थे, ये सोलर सिस्टम मॉडल कहते थे। और इस तरह से लास्ट में श्रोडिंगर का मॉडल आया, थ्री वेव मैकेनिकल मॉडल। तो ये सारे ही एवोल्यूशनरी को या ये सारे ही टॉपिक्स को हमें कवर करना पड़ता है चैप्टर 3 में, जो कि ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर है, आप सब जानते हैं। और काफी लॉन्ग चैप्टर भी था फर्स्ट ईयर का ये। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी फंडामेंटल पार्टिकल्स की एटम की। 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, देन प्रोटॉन, आफ्टर दैट न्यूट्रॉन। इन तीनों को हमें डिस्कवरी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी से पहले, मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेल्टन या जॉन डेल्टन जिनका नाम था। तो जॉन डेल्टन ने क्या किया था, एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, एटॉमिक मॉडल पेश किया था। तो उन्होंने बताया था कि दुनिया की तमाम चीजें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनी है। और वो एटम कैसा होता है, बिलियर्ड बॉल जैसा होता है। बिलियर्ड बॉल से मुलाट के एक हमारे पास एक सॉलिड बॉल की तरह एक एटम होता है, कि एक सॉलिड बॉल होता है, उसको हम कहते हैं बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड मतलब स्नोकर। ठीक है, स्नोकर के बॉल का एक मॉडल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बिलियर्ड बॉल मॉडल ये डाल्टन ने पेश किया था, जिसमें उसने बताया था कि तमाम दुनिया के सब्सटेंसेस स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बने। जॉन डाल्टन खुद एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में ये थ्योरी पेश की। और मेन पॉइंट्स आप जानते हैं डाल्टन के,
पहले पॉइंट की उसने ये बताया था कि तमाम चीजें छोटे से छोटे पार्टिकल एटम्स से मिलकर बनी, और उन्होंने ये बताया था कि एक जैसे एटम्स जो है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर ये बताया कि एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और एट द एंड फाइनली उन्होंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन जब कोई होता है तो उसमें एटम्स के अंदर कोई चेंजिंग वाकई नहीं होती, सिर्फ एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स सेम रहते हैं, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। ये 4 पॉइंट्स हैं। आई थिंक अगर आपको इन 4 पॉइंट्स में कोई मसला लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाल्टन की। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, 9 क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। इफ यू हैव एन इशू यू कैन आस्क और यू कैन रिपीट एज वेल। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कैथोड रेस डिस्कवर हुए या नेगेटिव रेस, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर नहीं हुआ, पहले कैथोड रेस डिस्कवर हुए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन्हीं कैथोड रेस को आगे जाकर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इसके लिए 4 साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। कि सबसे पहले तो एक जर्मन इन्वेंटर था हेनरी जिस्लर। तो जिस्लर ने एक डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट किया था जिसमें हम क्या करते थे कि गैसेस से करंट पास करते थे लो प्रेशर पे, इसलिए इसको जिस्लर ट्यूब भी कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब को। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू क्रूक्स। जिस्लर ने जस्ट इन्वेंशन की थी डिस्चार्ज ट्यूब की, उसका एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स ने। ये वो साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेस को डिस्कवर किया डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जे जे थॉमसन या सर जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने क्या किया कि जो डिस्कवर हो गए थे ना कैथोड रेस, उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को बताया कि ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। डब्ल्यू क्रूक्स तो उनको वेव समझता था, रेस समझता था। जे थॉमसन ने बताया कि असल में ये रेस मटेरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल, उनका मास भी होता है, उनका वजन भी होता है। अब जे थॉमसन के बाद स्टोनी। स्टोनी ने क्या किया, उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन को। मतलब इसको पहले सिर्फ कैथोड रेस कहा करते थे, स्टोनी जो साइंटिस्ट था उसने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये 4 साइंटिस्ट जान लें कि हेनरी जिस्लर ने क्या किया, भाई कैथोड रे ट्यूब डिस्कवर किया, डिस्चार्ज ट्यूब इन्वेंट किया। डब्ल्यू क्रूक ने कैथोड रे को डिस्कवर किया। जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी बताई। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम तजवीज किया। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस हो गए। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह का दिखता है, एक ग्लास ट्यूब होता है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर कोई भी गैस भर दी जाती है। ठीक है, कोई भी गैस भर दी जाती है और चूंकि गैसेस इंसुलेटर होती हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं जिससे इसका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है और हाई वोल्टेज करंट यहाँ हाई वोल्टेज जनरेटर से पास करते हैं। 2 मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, एक नेगेटिव से जुड़ा है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो एनोड है। ठीक है, तो जब इससे करंट पास करते हैं तो ये देखा जाता है लो प्रेशर पर जब करंट पास करते हैं तो नॉर्मल प्रेशर पर जो गैसेस होती है वो इंसुलेटर होती हैं, लो प्रेशर पर कंडक्टर बन जाती हैं। तो जब करंट पास करते हैं तो देखा जाता है कि कुछ लाइट, ग्रीनिश लाइट, कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ से, यस ये हमारे पास देखा जाता है कि कुछ जो है वो ग्रीन कलर के लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ग्रीनिश लाइट। ठीक है, और वो जब जाते हैं तो बैक साइड पर इसकी कोटिंग कर दी जाती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल की। और आप जानते हैं वो कौन सी चीज की कोटिंग होती है एनोड साइड पर, आप बताएं वो कौन सी कोटिंग होती है जो कि एनोड पर की जाती है कि जब उस पर कोई पार्टिकल आकर टकराए तो फिर वो रोशनी देता है। कौन सा कंपाउंड होता है, एनीबडी नोस अबाउट दैट कंपाउंड? यस, एनीबडी कैन टेल मी? नॉट सना ने कहा Zn, दैट इज एक्चुअली ZnS, जिंक सल्फाइड। तो क्या होता है, जिंक सल्फाइड जब इस पे जाकर टकराती है तो क्या होता है कि यहाँ पर बैक साइड पे ग्लो होता है। ठीक है, तो वो बैक साइड पे ग्लो होता है, कैथोड रेस के बहुत छोटे होते हैं तो वो इस मेटल प्लेट्स के अंदर से पास कर जाते हैं, थिन फॉल को पास कर जाते हैं और बैक साइड पे ग्लो, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पता लगता है। अच्छा जरूरी नहीं है कि बैक साइड पे सिर्फ ग्लो लगा दें, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम पूरी एक पट्टी लगा दें, यहाँ पर एक पूरी पट्टी लगा दें और उस पर हम जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस पूरे के पूरे ट्यूब पे ही जो है वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर, जैसे आपने ट्यूब लाइट देखा होगा, एनर्जी सेवर देखा होगा, उसमें पूरे ट्यूब पर, एनर्जी सेवर में ट्यूब लाइट में पूरे ट्यूब पर क्या किया जाता है कि उसको जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जाती है। व्हाइट कलर का पाउडर आपने देखा होगा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जब करंट पास करते हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं
इससे ये साबित होता है कि असल में कि एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है जो प्लस की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, रियल में कुछ डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह का दिखता है, वो तो एक डायग्राम था। रियल में देखें तो इस तरह से होता है, ये कैथोड से एनोड की तरफ ग्रीन कलर की लाइट पास हो रही है, आपको दिख रहा है। इसमें बैक साइड पर उन्होंने फोटोग्राफिक मतलब बैक साइड पर उन्होंने जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी कोई प्लेट लगाकर, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली वीडियो से शो करूं तो ये देखें किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब, अभी आप सब देखें इसमें, वीडियो में ऑन कर रहा हूं, प्ले कर रहा हूं। This is a cathode ray tube. Inside, there's nothing inside. It's actually a vacuum tube, so there's nothing but a vacuum on the inside. And it's called the cathode ray tube because this is the anode and this is the cathode. All right. When it's hooked up to an electric current, like I'm about to do here, you can see a beam moving across. You might think it's light, so when you take a magnet to light, it doesn't do this. You can see that it's bending or deflecting away from the magnet, so we know that it's not actually light. What J.J. Thomson summarized was that he was seeing a piece of an atom flying from one end of the cathode ray tube to the other, and that the piece of the atom that he was seeing was negative based on the end of the magnet that was causing a repulsion. So the negative end of the magnet was causing repulsion, therefore the particles must be negative. Okay, so this is a cathode ray. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तेजी में इसको अगर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की, सबसे पहली बात तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तभी वो क्या करता है कि वो शेडो उनके बीच में आते हैं तो शार्प शेडो कॉज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि एक डिस्चार्ज ट्यूब से के अंदर बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया प्लस टाइप का। तो क्या होगा, जब डिस्चार्ज ट्यूब से जब यहाँ पर जब ये जाकर टकराई है रेस पीछे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शार्प शेडो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का। इससे पता लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और ये रेस कैथोड से इवॉल्व होती है, एनोड की तरफ जाती है, सब जानते हैं। और ये थिन फॉइल से पास कर जाती है कैथोड रेस, नेगेटिव चार्ज होता है उन पर, और लाइट पेडल व्हील को ये रोटेट कर देती है। जिससे ये पता मतलब छोटा सा पेडल व्हील हो तो इसको घुमा देंगी, एक्सर्ट कर सकती है, मतलब ये मैकेनिकल प्रेशर, तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। अब इसको वीडियो से इस तरह से अगर मैं आगे वीडियो दिखाऊं तो शायद वीडियो है इसमें, इस पर आपको दिखेगी। बस ये रही, इसमें ये देखें इसको किस तरह से लाइट पेडल में रोटेट होता है। Cathode is on the right, and the beam of electrons goes across to the left. There's a little paddle wheel there that lights up when the electron beam hits it. और कैथोड You रेस can देखें, see the electrons are transferring. मतलब ये रेस है, ये लाइट रेस की तरह नहीं है, moves along. ये रेस मैकेनिकल प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकती है, धक्का दे सकती है because it's kept there by more electrons. And here's one in the darkness, and you can see it really light up. The paddle wheel's coated with a luminescent material that lights up with the electrons. ठीक है, कैथोड रेस, वो कैथोड रेस उसको मूव करवा रहे हैं। और जिंक सल्फाइड जो है इसके अंदर लगा दिया गया, तो इसलिए सिर्फ यही एरिया इसका चमक रहा है जस्ट, ठीक है। सिंपल ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ फिर से दोबारा कि जो कैथोड रेस हैं वो मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए मास होना जरूरी है ना भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी है और उसका मास है तो उसका मतलब लाजमी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल हो तो उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सोनी ने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। और जब कैथोड रेस किसी मेटल पीस से जाकर टकराते हैं तो वो एक्सरे की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनको आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि रोंजन रेस का नाम दिया गया आगे। अच्छा, कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब पर मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती है। उसके मतलब आप कोई भी गैस डाल दो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, कोई भी गैस आप इनलेट कर दें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है कि कैथोड रेस उस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब कैथोड रेस सेम निकलते हैं चाहे आप कोई भी गैस फिल कर दें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ई बाय एम रेशियो मतलब चार्ज टू मास रेशियो। ई है चार्ज एंड एम इज मास। चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम रहता है इलेक्ट्रॉन्स का तमाम तरह की गैसेस के लिए। कोई भी गैस आप डाल दें, ई बाय एम रेशियो हमेशा कैथोड रेस का सेम निकलेगा। क्यों सेम निकलेगा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोटॉन पॉजिटिव रेस पर, ठीक है। अच्छा, इनमें बताएं जरा कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो साथ साथ मुझे चैट विंडो सामने ओपन रहता है मेरे, तो आप साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ किसी एक बात को,
बट हम एप्टीट्यूड में हमेशा नॉर्मली हमें इतनी डिटेल की जरूरत होती नहीं है, हम शॉर्टकट ही करके चल रहे होते हैं स्टेट बस। वरना जब हम इसको इंडिविजुअली जब इंटरमीडिएट क्लास में डिस्कस करते हैं तो बहुत डिटेल में बात करते हैं इन चीजों पर इंटरमीडिएट में। अच्छा ये तो देख लिया आपने। आगे अच्छा इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी आ गई। प्रोटॉन की डिस्कवरी आप जानते हैं कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, सेम डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन उसने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था बट उसमें कुछ परफोरेशंस कर ली थी, कैथोड उसमें परफोरेटेड इस्तेमाल किया था। चूंकि जो प्रोटॉन्स है ना उनका साइज जो है वो ज्यादा होता है, इससे वो 1836 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से वो थिन होल से पास नहीं कर जाती, इसलिए वो थिन फॉल से पास नहीं कर पाती। तो उन थिन फॉल में हम क्या करते हैं, परफोरेशन या सुराख कर देते हैं। इससे फिर हम ऑब्जर्व करते हैं एनोड रेस को या पॉजिटिव रेस को, या उनको प्रोटॉन भी हम कहते हैं, और इन्हीं को कैनाल रेस भी कहा जाता है। कैनाल रेस क्यों, क्योंकि जब ये इन परफोरेशन से निकलती है तो नहरों की तरह, कैनाल्स की तरह निकल रही होती है, दैट्स व्हाई हम कैनाल रेस कहते हैं। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था परफोरेटेड कैथोड के साथ। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे ही इसमें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसमें एनोड की जानिब, और साथ में जो पॉजिटिव रेज होंगी वो भी क्या करेंगी, कैथोड की तरफ मूव करेंगे और बैक साइड पे वो ग्लो करेंगे, क्योंकि बैक साइड पे हमको एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा देंगे। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई, पॉजिटिव रेस की। अच्छा पॉजिटिव रेस और नेगेटिव रेस की प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होती हैं। जैसे ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, शार्प शैडो क्रॉस करती है, एनोड से निकलती है कैथोड की तरफ जाती है, थिन फॉल से पास नहीं हो सकती, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। ये भी मटेरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और एक प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ थोड़ा सा फर्क है कि एनोड रेस डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। मतलब गैसेस अगर आप चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एनोड रेस का कलर चेंज हो जाएगा, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट कलर उसका जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ई बैम रेशियो डिफरेंट होता है हर तरह की गैसेस के लिए। अच्छा अब ये बच्चे पूछते हैं सर के कैथोड रेस के लिए बैम रेशियो सेम क्यों है और एनोड रेस के लिए डिफरेंट क्यों है। देखो जब हम कैथोड रेस की बात करें, जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन गैस फिल कर दी आपने, ठीक है, कि जब हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस फिल कर दी आपने, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन गैस फिल कर दी आपने, भाई जब आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और इलेक्ट्रॉन ही एनोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो कांस्टेंट होता है हमेशा। लेकिन यही जब हम पॉजिटिव रेस की बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव रेस में याद रखिए प्रोटॉन्स नहीं जा रहे होते कैथोड की तरफ, बल्कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस जा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, और जो पूरा न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, वो न्यूक्लियस जा रहा होता है कैथोड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि, अच्छा सॉरी शहरयार यहाँ गलती हो गई, या कैथोड रेस की वजह यहाँ पर होगा एनोड रेस, ये पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस ये होना चाहिए था, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के केस में क्या होता है, एनोड रेस के केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब हर न्यूक्लियस के जाहिर से पता है मास तो डिफरेंट होगा, चार्ज भी डिफरेंट होगा, इस वजह से उनका ई बैम रेशियो हर गैसेस के लिए डिफरेंट निकल रहा होता है, हाइड्रोजन के अलग, ऑक्सीजन के अलग, नाइट्रोजन के अलग। अब ये याद रखें कि हैवियर गैसेस का लोअर ई बैम वैल्यू होगी, क्योंकि एम की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो नीचे वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, सिंपल बात है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो जितना ज्यादा भारी एटम होगा उतनी कम उनकी ई बायम वैल्यू होगी। फिर आपसे पूछिए अगर कि सबसे कम ई बायम वैल्यू किस गैस की होगी, कौन से गैस फिल करने पर होगी, सॉरी हाँ सबसे ज्यादा ई बायम वैल्यू, सबसे ज्यादा ई बायम वैल्यू किस गैस की होगी, तो आप क्या बताएंगे कि विच गैस हैज द हाईएस्ट ई बायम वैल्यू। तो बताएं मुझे इसका आंसर कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, यस हाइड्रोजन का होगा, ठीक सिंपल, शहरयार हसना ने बताया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट, ठीक है लाइटेस्ट है तो हाईएस्ट ई बायम वैल्यू उसकी होगी, चूंकि मास उसका सबसे कम होगा, ठीक है सिंपल बात है। अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने देख ली कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही डिस्चार्ज डिस्कवर हुए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद कहते हैं कि उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स आ गए। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फौरन से नहीं हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत देर के बाद 1934 में हुई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने जो की थी। अब 1934 से पहले क्या हुआ, कुछ एटॉमिक मॉडल्स आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर तो हो गए बट उनके अरेंजमेंट किस तरह से एटम में अरेंज किस तरह से, उसके बारे में बातें शुरू, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर हम एटॉमिक मॉडल सॉरी डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ पर मैं आपको रिदम फॉलो करूंगा, तो रिदम फॉलो करते हुए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बताऊंगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए पहले आपको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी किससे कहते हैं? थोड़ा स्पीड में मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे बहुत सिंपल 9 क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तमाम क्लासों में आप ये टॉपिक पढ़ते हुए आए हैं ना। अगर इन केस आपको बहुत ज्यादा, अगर आपको टिपिकल क्वेश्चन है, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास है तो आप आस्क कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल पे जाने की। रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ताबकारी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशन। कि अगर कोई बहुत हैवी न्यूक्लियस है तो उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो टूटता है, और हैवी न्यूक्लियस का हैवी कोई एटम है, जब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है, और वो अल्फा बीटा गैमा इनविजिबल रेडिएशन होती है, जिनको हम रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं, और ये फिनोमिना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो दो टाइप्स की रेडियो एक्टिविटी हमारे पास है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी लिमिटेड है सिर्फ हैवी न्यूक्लियस पर, हैवी एटम पर, मतलब वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक मास 82 से ज्यादा होता है, वो ज्यादातर क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, लाइक यूरेनियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, पोलोनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हेनरी बेकरल ने। उसके बाद एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई तापकारी, जो क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल से जो होती है, जिसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, और उसी से उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। मतलब नेचुरली रेडियो एक्टिव मतलब जो फितरत में ही रेडियो एक्टिव है, जो कुदरत ने ही रेडियो एक्टिव पैदा किए हैं कि उनके अंदर से रोशनी निकल रही होती है, रेडियो एक्टिव होते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेस के अखराज कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो कि अल्फा बीटा गैमा के अखराज नहीं करते, उनको हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। कैसे? बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल करके। अब वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल। तो सबसे एक बात और याद रखें कि रेडियो एक्टिविटी ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है तो न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग वाकई हो रही होती है। जैसे यूरेनियम है ना 92 to 38, जब वो अल्फा रेस आगे पढ़ेंगे, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, अल्फा रेस जब वो निकाल लेता है तो यूरेनियम चेंज हो जाता है थोरियम में, मतलब उसकी न्यूक्लियस के अंदर वेरिएशन आ जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन। अच्छा, 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, इनके बारे में याद रखें। हेनरी बेकरल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया, और उन्होंने डिस्कवर किया था पिच ब्लेंड, जो कि पहाड़ से एक पत्थर निकला करता था ब्लैक टाइप का, जिसको हम पिच ब्लेंड कहते हैं। आई थिंक इसको मैं शायद आपको दिखा सकूं, गूगल पर शायद हम उसको देख सकें, पिच ब्लेंड। ओके, दिस इज पिच ब्लेंड। इसको यूरेनिनाइट भी कहा करते थे। तो इसको अगर हम एचडी में देख लें, इसको यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे पिच ब्लेंड के डिफरेंट है। ये पत्थर होते थे, इनके अंदर से रोशनी निकला करती थी, ठीक है, जिसको हम पिच ब्लेंड कहते हैं। तो इसी पिच ब्लेंड के बारे में बताया था हेनरी बेकरल ने कि भाई इसमें से अल्फा से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं। वो कौन से होते हैं ये बाद में पता लगा। उसके बाद आए मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, ये हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसी एलिमेंट की वजह से जो रेडियो एक्टिव है, और उन्होंने पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया जिसको हम लोग कहते हैं रेडियम। रेडियम वाज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद उन्होंने पोलोनियम भी डिस्कवर किया, जो सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। देन रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो रेडियो एक्टिव रेज है वो 3 टाइप्स की हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। तो जो क्लासिफिकेशन थी रेडियो एक्टिव रेज की, वो रदरफोर्ड ने की। उसके बाद है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया कि ये तमाम लोगों ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का पर काम किया था। जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, और उन्होंने इसी के थ्रू न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो 4 साइंटिस्ट थे जिनके अलग अलग काम थे। अच्छा, रेडियो एक्टिव रेस की टाइप जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सिंपल, उसने क्या किया
कि एक लेड ब्लॉक के अंदर उसने रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा, ठीक है, और उसको उसने उसके उसके बिल्कुल सामने खोल किया और एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। जब उसने क्या जब उसने रेडियो एक्टिविटी रेस जब यहाँ से निकले तो वो क्या हो, 3 पार्ट में स्प्लिट हो गए, एक नेगेटिव की तरफ मुड़ गए, एक पॉजिटिव की तरफ सीधे चले गए। जो नेगेटिव की तरफ मुड़े उन पर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा रेस कहलाए, जो प्लस प्लेट की तरफ मुड़े उन पर एक नेगेटिव चार्ज जो वो बीटा रेस कहलाए, और जो सीधे चले गए कहीं नहीं मुड़े वो गैमा रेस कहलाए, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे। ये एक्सपेरिमेंट था जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव रेस के लिए। अच्छा, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज याद रखें, अल्फा बीटा गैमा तमाम तरह के रेस की तीनों, ये मैंने सिंपली तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया किस तरह से इसको याद रखना है। कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस रॉ में आपको नेचर मिलेगा रेडियो एक्टिव रेस का, यहाँ मास बताऊंगा, यहाँ चार्ज क्या होता है, यहाँ उनकी वेलोसिटी क्या है, और यहाँ पेनिट्रेशन पावर और यहाँ एनर्जी पावर। नेचर मतलब वो किस किस सूरत में, किस पार्टिकल की सूरत में वो फैलते हैं, मास वजन कितना होगा, चार्ज क्या होगा, वेलोसिटी रफ्तार क्या होगी, पेनिट्रेशन पावर मतलब कितने अंदर तक वो घुस सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, और आयोनाइजेशन पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की सलाहियत कितनी ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि पेनिट्रेशन पावर और ये आयनाइजेशन पावर ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है तो उसकी आयनाइजेशन पावर कम होती है, ठीक है। तो नेचर देखें, पहले अल्फा पार्टिकल है, फिर बीटा, फिर गैमा। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस की सूरत में फैलते हैं, इनका नेचर हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस की सूरत में फैलते हैं, तो He जो है हीलियम, जिसमें आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उसके साथ इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो यही इसी सूरत में अल्फा पार्टिकल फैलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को He24 से भी शो कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैमा रेस होते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं बस, इनका कोई पार्टिकल नेचर नहीं होता। अब मास कितना निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल का, तो मास निकल जाएगा इसका 4 AMU, क्योंकि 4 है AMU में इसमें। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे किलोग्राम में मास बताइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक हीलियम पार्टिकल का जो मास होता है वो किलोग्राम में कितना होता है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, तो बताएं केजीज में, मुझे बताएं कि एक अल्फा पार्टिकल का वजन कितना होगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर द सॉल्यूशन, जस्ट डू इट, आई विल कम आफ्टर 5 मिनट्स। सॉल्व करें, कॉपी पेन उठाएं और मुझे बताएं कि एक अल्फा पार्टिकल का वजन कितना होगा।
शहरयार ने आंसर बताया 6.6 से 10 की पावर -27। तो आपने क्या किया? मेथड बताया अपना। तो शहरयार अपना मैटर बढ़ाया, किस किस तरह से आपने किया इसको? इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि अब जैसे हीलियम की न्यूक्लियस है ना, इसका मतलब कि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 2 प्रोटॉन्स के जो वजन होते हैं उनको हम ऐड करें और साथ में 2 न्यूट्रॉन्स के वजन को ऐड करते हैं, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.76 × 10 की पावर -27 kg। इस तरह से आपको पता लग जाएगा, सिंपल वे। अच्छा, बीटा पार्टिकल का मास कितना? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, 9.11 × 10 की पावर -31 kg। ठीक है। और गैमा रेस, क्योंकि इनका पार्टिकल नेचर है ही नहीं, तो 0 मास इनका हो गया। चार्ज क्या होता है? अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और गैमा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब वेलोसिटी किस तरह से यार, सिंपल जैसे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिस तरह से आपने फॉलो किया ना, उस तरह फॉलो करें कि जो भारी चीजें होंगी ना, जितना भारी होगा उसकी स्पीड उतनी स्लो होगी। अब गैमा रेस का तो वजन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाइट की रफ्तार से ये मूव करेगी। इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं थोड़े से, तो ये नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इसकी वेलोसिटी होती है। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है, काफी कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? अब जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है लेड की, 15 से 20 सेंटीमीटर लेड के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है। उससे अच्छा, उससे कम होती है बीटा पार्टिकल की, 1 से 2 मीटर एयर में बस ये ट्रैवल कर सकता है, उसके अलावा नहीं। और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेस की होती है, अल्फा पार्टिकल्स की, 1 से 2 सेंटीमीटर एयर में कर सकते हैं, बस उससे ऊपर नहीं। और आयोनाइजेशन पावर के बारे में बताया था कि पेनिट्रेशन पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि अल्फा पार्टिकल्स कह लें कि ये चूंकि लीस्ट पेनिट्रेशन करते हैं, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन कर सकते हैं। और गैमा पार्टिकल्स चूंकि सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, सबसे कम आयोनाइजेशन होती है। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा, बीटा एंड गैमा, तीनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा रेडिएशन है, तो आप क्या आंसर देंगे? सैयद अनीकुल हसन ने कहा गैमा, और सना अरशद कह रही है अल्फा। ईमान अफसर कह रही है गैमा ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। देखिए, मेरे लिहाज से जो है, या जो साइंस कहती है उसके लिहाज से अल्फा ज्यादा डेंजरस है। एक्चुअली आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन पावर को, आप आयोनाइजेशन पावर को नहीं देख रहे। देखें, रेडियो एक्टिव रेस हमारे लिए क्यों डेंजरस होती है, कि जब वो रेडियो एक्टिव रेस का काम क्या होता है कि वो हमारे ब्लड को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से इंसान के ब्लड जो सेल्स होते हैं ना बॉडी के, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर फैल जाता है बॉडी में। ठीक है, इस वजह से तो ये तो है, लेकिन पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा करती है गैमा रेस, बट वो आयनाइज नहीं कर पाती है इतनी ज्यादा आपके ब्लड को। मतलब ऐसा होता है कि अगर वो आपकी बॉडी से गई और जाकर लगने के बाद अगर आपके साथ मतलब पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी से, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसने आपके ब्लड को आयनाइज किया होगा। इसी की बरक्स जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर चाहिए आपकी बॉडी में पेनिट्रेट तो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपके फूड के थ्रू किसी और तरह से डायरेक्ट अगर आपके ब्लड में ये शामिल हो जाए ना, तो लाजमी आपके ब्लड को साथ साथ ही आयनाइज कर देते हैं, और इस तरह से साथ साथ इंसान जो है वो सेल को डेड बना देते हैं। ये सल्फा पार्टिकल ज्यादा डेंजरस होते हैं बनस्बत गैमा पार्टिकल्स के, गैमा रेस। नेक्स्ट उसके बाद डीके, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके, आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गैमा डीके। यहाँ तो कोई सवाल है तो क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, यू कैन मेक अ स्टॉप, देयर नो इशू। कोई भी सवाल है
क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर है आज का, तो काफी चीजें हम डिस्कस करें। यहाँ तक कोई भी टॉपिक है, कोई मसला है, कोई सवाल है तो कर सकते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव डिके मतलब जब किसी भी पार्टिकल से कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे जब कोई अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन निकल जाते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, या पेरेंट न्यूक्लियाई किस तरह से डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। तीनों डीके की बात करता है, अल्फा डीके की, बीटा और गैमा डीके की। ठीक है, जब अल्फा रेस निकलता है, अल्फा मैंने बताया ना 2 4 होता है, 2 एटॉमिक नंबर है और 4 एटॉमिक मास है। तो कोई भी एलिमेंट एक्स, उसके एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास है। जब उस अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा कि जाहिर सी बात है कि 2 4 निकल गया ना, तो उसके एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन 6, अगर हम मान लें कि इस कार्बन 6 से जो है वो अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो बताइए कार्बन किस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे बताएं। कार्बन से अगर अल्फा डीके हो जाए, अल्फा पार्टिकल निकल जाए कार्बन के अंदर से, कार्बन 6 से, तो कार्बन किस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट शायद ने कहा बी बेरिलियम, गुड, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है। ओके गुड, ओके, दैट इज इस तरह से ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल इस तरह से निकल गया। अगर ये कार्बन था तो ये बेरिलियम बन गया, और इसमें से अल्फा रेस निकल जा रहा है। अल्फा रेस से मुराद क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जा रहे हैं। ठीक है, दिस होल इज अल्फा रेस। अच्छा, बीटा में क्या होगा कि, अच्छा एक और सवाल, जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता है कि बीटा रेस का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, अल्फा रे का चार्ज पॉजिटिव होता है। और मैंने बताया कि रेडियो एक्टिविटी एक टोटल न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियस में तो कोई नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल होता ही नहीं, तो बीटा रेस किस तरह निकलता है, ये आप जानते हैं। बताएं मुझे आंसर इसका। ओके क्लास, सो अगेन, तो मैंने, मेरा सवाल था कि बीटा रे, मैंने ये बताया था कि बीटा रेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में तो कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं। शहरियार ने इसका आंसर दिया है, यस बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक न्यूट्रॉन होता है, जो एक न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन किस में ब्रेक हो जाता है, वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन अंदर रह जाता है न्यूक्लियस के। तो क्या करता है वो, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आखिरकार के जब भी बीटा डिके होता है तो Z+1 हो जाता है, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन 6 है, ठीक है, और उस कार्बन 6 से अगर बीटा एमिशन होनी शुरू हो जाए तो बताएं कार्बन किस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस ठीक है, शहरियार ने जवाब दिया नाइट्रोजन में, सन अरशद ने भी कहा नाइट्रोजन, जो कि 7 होता है। सैयद हसन ने भी नाइट्रोजन का, गुड। अच्छा, इसके बाद गैमा एमिशन, गैमा एमिशन जब होती है तो जाहिर सी बात है पार्टिकल चेंजिंग कुछ नहीं आती भाई, जो पहले होता है वही बाद में होता है। कार्बन है, अगर वो गैमा एमिशन करेगा तो वो कार्बन ही रहेगा, क्योंकि गैमा रेस का कोई पार्टिकल नेचर नहीं होता। दैट इज अ सिंपल थिंग जो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गैमा डीके के बारे में। इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के थ्रू, जेम्स चैडविक ने की थी 1934 में। उसने क्या किया था कि एक बेरिलियम प्लेट पर से हीलियम को पास किया था। जब हीलियम को उसने पास किया बेरिलियम प्लेट से, तो क्या हुआ कि बेरिलियम और हीलियम साथ में रिएक्शन कर गए, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, और 4 + 2 6 हो गया कार्बन, और 9 + 4 होता है 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता तो एक बच गया ना, 9 + 4 13 होता है ना। एक जो बचा न्यूट्रॉन, तो वो क्या हुआ कि वो इससे बाहर निकल गया 30। जब वो बाहर निकला तो वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन थी, जिसको
न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो न्यूट्रॉन को हमने डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि जेम्स चैडविक ने इसको इस तरह से आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से डिस्कवर किया था कि जब इसने बेरिलियम प्लेट पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया तो क्या हुआ, बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में और साथ में न्यूट्रॉन इजेक्ट हो गए। ठीक है, चूंकि 9 + 4 13 होता है और कार्बन का तो 12 होता है, तो बाकी एक कहाँ गया, तो वो न्यूट्रॉन की सूरत में बाहर निकल गया। इट्स अ सिंपल चैडविक एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं। तो समरी जो अभी हमने पढ़ा चीजों के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, डब्ल्यू क्रूक ने डिस्कवर किया। तो 9 क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स जे थॉमसन ने, तो वो गलत है। इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने उसकी प्रॉपर्टीज बताई है, डिस्कवर डब्ल्यू क्रूक्स ने किया है। डिस्चार्ज ट्यूब से किया था, ये मास हो गया और ये चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, सेम डिस्चार्ज ट्यूब से परफोरेशन करके। ये मास हो गया 1836 टाइम्स हेवियर है और चार्ज सेम होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। न्यूट्रॉन ने को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, मेथड था आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का, और मास कितना, थोड़ा स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। 1.67 होता है, इसको उल्टा कर दे 1.76, 10 की पावर -27 kg। और चार्ज तो कोई नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल पार्टिकल। सबसे पहला जो, अच्छा ये आपको मैंने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी बता दी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। अब उसके बाद एटॉमिक मॉडल पर जब आते हैं, तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आया था वो डाल्टन का था, बिलियर्ड बॉल मॉडल, जिसमें उसने बताया था कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली एटम है, स्नोकर के बॉल की तरह। उसके बाद जे थॉमसन है, उन्हें एक नया मॉडल उन्होंने पेश किया जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कहता है कि जिस तरह से एक तरबूज के अंदर तरबूज के बीज होते हैं ना हर तरफ बिखरे हुए, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं हर तरफ। तो ये कहलाता है प्लम पुडिंग मॉडल के, हर तरफ इधर उधर रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर तरफ होते हैं। बट ये एक फेल्ड मॉडल है, इस मॉडल को पजराई नहीं मिली, ना ही उस पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। तो थॉमसन ने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने डायरेक्ट बता दिया। एक्सपेरिमेंट जब किसी साइंटिस्ट ने किया पहली बार, तो जे थॉमसन के एक स्टूडेंट लॉर्ड अर्नस्ट रदरफोर्ड, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और उनको हैरानगी हुई। उन्होंने सोचा था कि उनके उस्ताद मोहतरम जे थॉमसन, जिन्होंने ये बात बताई है कि अगर इस पे से अगर हम अल्फा रेस को गुजारेंगे तो ये होना चाहिए कि ज्यादातर अल्फा रेस सारे के सारे क्या बाउंस बैक हो जाने चाहिए, वाइट पिस पलट जाने चाहिए। लेकिन जब गोल्ड फॉइल लिया, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया, और रदरफोर्ड ने उस पर से जब अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, तो उसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। मतलब अगर हर तरफ बिखरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ज्यादातर को वापस आना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। और पीछे उन्होंने एक पार्टिकल डिटेक्टर या फोटोग्राफिक प्लेट लगाया हुआ था जिस पर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की। अच्छा, मेरा आपसे सवाल होगा कि वाई इस एक्सपेरिमेंट को हम, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, इसी को हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया था, सोने की पतरी या सोने का वरक इस्तेमाल किया था। आप मुझे बताएं कि वाई ही यूज्ड गोल्ड फॉइल, उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों इस्तेमाल किया, उसकी क्या वजह थी? शरियार का सवाल है कि गोल्ड मेलिएबल होता है, सही आंसर दिया उन्होंने कि गोल्ड को बहुत ज्यादा हम पतला कर सकते हैं, चिपटा कर सकते हैं। और सना अरशद ने सवाल जवाब दिया बिग इन साइज, के एटम्स के जो गोल्ड के एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। ये दोनों वजूहत है जिसकी वजह से गोल्ड को लिया गया। और जब गोल्ड से अल्फा पार्टिकल पास किया तो उसने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट सीधे चले गए, ठीक है, और कुछ ही बाउंस, अच्छा ज्यादातर सीधे चले गए, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थोड़ा स्मॉल एंगल बनाकर, और वेरी फ्यू पार्टिकल क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए, वापस पलट गए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उससे उसने 3 बातें बताई कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, दूसरी बात कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, दूसरी बात कि एटम का सारा वजन उसके सेंटर में होता है जहां पर न्यूक्लियस होता है जिससे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन हो गई। ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी और कंक्लूजन्स थी इसके एक्सपेरिमेंट की रदरफोर्ड के। उसके 2 डिफेक्ट भी थे, आप जानते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है, मतलब लगातार एनर्जी खारिज करता ही रहता है, एनर्जी लगातार खारिज करता ही रहता है, एमिट करता ही रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा लगातार एनर्जी एमिट करेगा तो एक वक्त आना चाहिए कि उसको रुक जाना चाहिए और घूमते घूमते स्पाइरल पाथ बनाता हुआ उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है।
दूसरी चीज के अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो एटम के अंदर से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये दो इसके डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, जिसको आगे जाकर नील्स बोहर ने दूर किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पेक्ट्रा चाहिए। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम इज अ प्लूरल, इसका सिंगुलर होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या मतलब होता है, बैंड ऑफ लाइट। रोशनी की एक पट्टी को स्पेक्ट्रा कहते हैं, और बहुत सारी बैंड ऑफ लाइट एक साथ आ जाए तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो किस रोशनी का डिफरेंट कलर्स में टूट जाना प्रिज्म से पास होकर ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो में आपने देखा होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, उसमें बनता है वो। दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा कह लें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह लें, एक और नाम देते हैं इसको हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और इसका एक और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जिसमें क्या होती है कि जो बैंड्स ऑफ लाइट होती है उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ये व्हाइट लाइट बनाती है, जैसे व्हाइट लाइट से मुराद के सूरज की रोशनी, या तो सनलाइट ले लें, या फिर आप हीटेड मेटल फिलामेंट को, जो टंगस्टन वाला जो बल्ब होता है 100 वाट का, वो ले लें। उसका जो स्पेक्ट्रा आता है हमारे पास, जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। मतलब सारी लाइट वेब की और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर साथ में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि एनर्जी जो खारिज हो रही है वो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी खारिज हो रही है। ये सूरज जो रोशनी खारिज कर रहा है वो कंटिन्यूस मैनर में कर रहा है, या हीटेड मेटल फिलामेंट से जो रोशनी निकल रही है वो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी निकल रही है। इसमें 7 रंग होते हैं। सबसे टॉप पर रेड होता है जो लीस्ट डेविएटेड होता है, सबसे कम डेविएशन होती है लाइट की, सबसे कम रिफ्रैक्शन इसके अंदर होती है। लीस्ट डेविएटेड लाइट और उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है, या 700 नैनोमीटर कह सकते हैं। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रेड कलर के बारे में याद रखें कि जो रेड कलर लाइट हमारे पास है वो डेविएशन सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। चूंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम होगी। इसी के बरक्स वायलेट मोस्ट डेविएटेड लाइट होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। तो सबसे कम वेवलेंथ हुई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई वायलेट लाइट की, और हाईएस्ट एनर्जी भी इसी की हो गई, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इसी के बरक्स अगर हमको डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसमें से जब हम स्पेक्ट्रा फाइंड करते हैं तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, डिस्टेंस पर फ्रिंजेस होते हैं, गैप्स होती हैं, फिर कलरफुल लाइट्स होती हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई जो किसी एटम से एनर्जी खारिज होती है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती है। ठीक है, तो अब वो किस तरह से डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी खारिज करता है एटम, अभी फिलहाल इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ जो आज जो टॉपिक है वो मैं यहाँ तक रख रहा हूँ